हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राख सीरीज के आगे की कहानी बताएंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों की हत्या के बाद मामला पूरी तरह बिगड़ चुका होता है। यह एक नेशनल इशू बन चुका होता है। पुलिस लगातार रज्जू और बाबू की तलाश कर रही होती है, जबकि दोनों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगह छिप रहे थे। आगे हम देखते हैं कि बाबू का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बाबू घायल हालत में होश में आता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। बाबू झूठ बोलते हुए बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन डॉक्टर को शक होता है क्योंकि उसके दोस्त ने बताया था कि वो किसी लड़ाई में फंस गया था। बाबू अस्पताल से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसको डर है कि अगर पुलिस को उसकी खबर मिल गई तो वो सीधा जेल चला जाएगा। अस्पताल से निकलते समय एक पुलिस वाला उनसे पूछताछ करने लगता है। बाबू और उसका साथी झूठे नाम और झूठा पता बताकर किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। अब बाबू समझ चुका होता है कि दिल्ली में रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो अपने दोस्त को गाँव भेज देता है और खुद कहीं और छिपने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बच्चों की हत्या का मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका होता है। अखबार और पत्रकार इस केस को लगातार कवर कर रहे होते हैं। सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर रज्जू और बाबू कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों किया। मीडिया के दबाव के कारण पुलिस पर भी तेजी से केस को सुलझाने का दबाव बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ रज्जू अपनी बहन के घर पहुंचता है और कुछ दिन वहीं छिपने का फैसला करता है, लेकिन उसकी बहन का पति बहुत ही गुस्सैल और हिंसक इंसान होता है। उसे रज्जू का रहना वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आता। रज्जू की बहन अपने भाई की मदद करना चाहती है, लेकिन उसका पति उसका इंसल्ट करता है और यहाँ तक कि उससे मारपीट भी करता है। इससे हमें पता चलता है कि रज्जू की बहन की जिंदगी भी बहुत दुखों से भरी हुई है। रज्जू की तलाश करते करते पुलिस उसके गांव तक पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर जयप्रकाश और उनकी टीम गांव वालों से पूछताछ करती है। वे रज्जू के रिश्तेदारों से सवाल करते हैं और उसकी तस्वीर दिखाते हैं। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि रज्जू कुछ दिन पहले यहाँ आया था, लेकिन अब गायब हो चुका है। पुलिस को यह भी पता चलता है कि रज्जू एक बहुत ही कमजोर और डरपोक इंसान है। गाँव के लोग बताते कि वो हमेशा दूसरों के पीछे छिप कर रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन पुलिस को यह विश्वास होता है कि वही इस पूरे हत्याकांड की एक अहम कड़ी है। इसके बाद रज्जू अखबार में अपनी छपी हुई खबरें पढ़ता है और उसे एहसास होने लगता है कि मामला बहुत ही बड़ा बन चुका है। घबरा कर वह बाबू को फोन करता है। रज्जू कहता है कि हर पल उसे डर लगा रहता है कि पुलिस उसको पकड़ लेगी, लेकिन बाबू अभी भी काफी शांत दिखाई देता है। वह रज्जू से कहता है कि वह जहाँ भी छिपा है वहाँ छिपे रहे और कुछ समय तक उस जगह से बाहर न निकले। आगे हमें पता चलता है कि रज्जू की भांजी बिंदी फिल्मों में काम करना चाहती है और उसका सपना एक हीरोइन बनने का है। वह रज्जू को अपनी तस्वीरें दिखाती है और उसे बताती है कि वो मुंबई जाकर फिल्मों में काम करना चाहती है। बिंदी बताती है कि वो अपने घर की घुटन भरी जिंदगी से परेशान है। उसे लगता है कि अगर वो ये गांव छोड़ देगी तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। वो बार बार रज्जू से उसे मुंबई में ले जाने की विनती करती है। शुरुआत में रज्जू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे रज्जू का बिहेवियर उसके प्रति बदलने लगता है। यहीं पर हमें रज्जू के असली चेहरे के बारे में पता चलता है। रज्जू बिंदी की मजबूरी और उसके सपनों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह उसके साथ गलत व्यवहार करने लगता है। बिंदी घबरा जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। यह दृश्य दर्शाता है कि रज्जू के अंदर कितना अंधेरा और गंदापन छिपा हुआ है। जो इंसान बाहर से कमजोर और बेबस दिखाई देता है, उसके भीतर भी बहुत सारी खतरनाक सोच मौजूद हो सकता है। यह सीन रज्जू के चरित्र का एक नया और डरावना रूप हमारे सामने लेके आता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को रज्जू की छोड़ी हुई मोपेड मिल जाती है। पूरी टीम तुरंत उस इलाके की घेराबंदी करती है। सभी को लगता है कि इस बार रज्जू हाथ लग जाएगा, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो रज्जू वहां से पहले ही निकल चुका होता है। एक बार फिर पुलिस के हाथ निराशा लगती है। आगे हमें पता चलता है कि यह मामला अब सिर्फ पुलिस के जांच तक सीमित नहीं रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा नेशनल इशू बन चुका होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बड़े नेता भी अब इस केस में उतर जाते हैं। बच्चों की हत्या से जनता में भारी गुस्सा होता है। सीनियर ऑफिसर जांच की धीमी गति से नाराज होते हैं और इंस्पेक्टर जयप्रकाश और उसकी टीम पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे जांच टीम पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ जाता है। आगे हमें बाबू के अंदर छिपे हुए राक्षस की झलक उसके बचपन के जरिए देखने को मिलती है। साथ ही जयप्रकाश की जांच भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे यकीन हो जाता है कि बाबू सिर्फ एक अपराधी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल कुमार नाम के लड़के की माँ को बुलाता है। कुमार बाबू के बचपन का नाम होता है। कुमार बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बच्चा लगता है, लेकिन स्कूल के सभी लोग उससे परेशान होते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि कुमार ने फिर से एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। पहले भी उसके खिलाफ कई शिकायतें आ चुकी होती हैं, लेकिन हर बार उसकी माँ उसे बचा लेती है। उसे लगता है कि दुनिया उसके बेटे को गलत समझ रही है। उसी दौरान कुमार अपनी माँ के सामने एक मासूम और अच्छा बच्चा बनने का नाटक करता है। वो अपनी माँ को शहद का एक डिब्बा देता है। माँ को लगता है कि उसका बेटा बहुत ही अच्छा और प्यारा है, लेकिन तभी उसकी माँ को उसका सच्चाई पता चलता है। एक बच्चा उसकी माँ को बताता है कि यह शहद कुमार ने खरीदा नहीं है, बल्कि स्टाफ रूम से चोरी किया है। यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि शायद बाकी सभी लोग सही कह रहे हैं। तभी वहाँ घायल बच्चा संजय भी आता है। वह बताता है कि कुमार ने बिना किसी कारण उसके साथ लड़ाई किया। संजय की हालत देखकर साफ साफ पता चलता है कि उसने उसको बहुत ही बुरी तरह पीटा था और यह देखने में कोई बच्चों की साधारण
कारण लड़ाई नहीं लग रही थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि कुमार को दूसरों को दर्द पहुंचाने में एक अजीब सा आनंद मिलता है और यहीं पर हमें कुमार के अंदर छिपे हुए दैत्य की झलक मिलती है। कुमार की माँ हमेशा मानती थी कि उसका बेटा निर्दोष है, लेकिन अब एक के बाद एक सबूत उसके सामने आ रहे थे। उसको अब अपने बेटे से डर लगने लगता है। यहीं पर हमें कुमार के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जैसे उसे अपनी माँ का प्यार खोने का डर है। घर पहुंचने के बाद कुमार पूरी तरह बदल जाता है। वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। उसे लगता है कि अब उसकी माँ उससे नफरत करने लगी है। धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा और अकेलापन बाहर दिखाई देने लगता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि कुमार का व्यवहार राक्षसों की तरह है। फ्लैशबैक से कहानी वर्तमान में लौटती है। जयप्रकाश और उसकी टीम साहिल और सुमन की केस की जांच में जुटे हुए होते हैं। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की मदद से उन्हें कई नए सुराग मिलते हैं। जांच से पता चलता है कि बच्चों को मारने से पहले काफी समय तक उन्हें कैद करके रखा गया था। इस बात से पूरा मामला और ज्यादा भयानक हो जाता है। पुलिस को वह जगह मिल जाती है जहाँ बच्चों को रखा गया था। दीवारें, फर्श और आसपास के सबूतों की जांच की जाती है। हर नया सुराग बाबू और उसके साथियों की तरफ इशारा करता है। जयप्रकाश को अब यकीन हो जाता है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। वहीं बाबू दिल्ली छोड़कर मुंबई पहुंच जाता है। वह पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना जगह बदल रहा होता है। मुंबई में वो अपने पुराने दोस्त जिम्मी से मिलता है। जिम्मी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि बाबू सिर्फ मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसका दोस्त अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। जिम्मी बाबू को अपने घर और काम के बारे में बताता है। वो अपनी शादी की तैयारियों के बारे में भी बताता है। उसका जिंदगी सामान्य और बहुत ही खुशहाल रहता है। वहीं दूसरी तरफ बाबू की जिंदगी क्राइम और हिंसा से भरी होती है। जिम्मी के सामने बाबू एक अच्छे इंसान का नाटक करता है। वो उसके साथ हंसता है, मजाक करता है और दोस्ती निभाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये उसका असली चेहरा नहीं है। वह सामान्य इंसान जैसा दिखता है, लेकिन वो अंदर से शैतान है। इसके बारे में भी जानकारी मिलती है जिसके घर बाबू घुसा था। जयप्रकाश उनसे मिलने जाता है। वह आदमी पुलिस को बताता है कि बाबू ने उसे कुर्सी से बांध दिया था और उसके सारे घर को लूट लिया और उनके पालतू कुत्ते को भी लेके चला गया। उस आदमी की पत्नी अभी भी सदमे में होती है। वह बाबू का नाम सुनते ही डर जाती है। इससे पता चलता है कि बाबू सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी लोगों को हैरास करता है। इस बयान के बाद जयप्रकाश को समझ आ जाता है कि बाबू केवल पैसों के लिए अपराध नहीं करता, बल्कि उसे लोगों को डराने और धमकाने में भी मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ बाबू जिम्मी की शादी में शामिल होता है। वह दोस्ती का दिखावा करता है और बार बार उससे कहता है कि वो अपने दोस्त के लिए खास गिफ्ट लाएगा। उसी दौरान पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रहती है और उसके पुराने संपर्कों से पूछताछ करती है। जयप्रकाश अपने सीनियर ऑफिसर्स को फोन करके बताते हैं कि वो बाबू के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उसके सीनियर उससे नाराज थे क्योंकि वो बिना अनुमति के मुंबई चले गए थे। एसपी उससे आदेश देता है कि वो तुरंत दिल्ली लौटे और लिखित में माफी मांगे, नहीं तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि जयप्रकाश हार नहीं मानते। वो अपने जूनियर्स के सामने झूठ बोलते कि एसपी ने उसे बाबू का पीछा जारी रखने की अनुमति दे दी है। इससे साफ हो जाता है कि अब जयप्रकाश इस केस को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं। जिम्मी से मिलने के बाद बाबू एक नया प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि मुंबई में ज्यादा रुकना उसके लिए खतरनाक होगा, इसलिए वो अपनी जगह बदलने का सोचता है। बाबू फैसला करता है कि वो पुलिस से बचने के लिए आगरा जाएगा। आगे हम देखते हैं कि बाबू पुलिस से बचने के लिए अपना सिर मुंडवा लेता है ताकि पुलिस उसको पहचान न सके। वो आगरा पहुंचता है, ट्रेन में बैठा हुआ रहता है और अखबार पढ़ता है। अखबार में उसके और रज्जो की तस्वीर छपी होती है। जैसे ही बाबू और रज्जो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, एक पुलिस वाला उन्हें पहचान लेता है। वह रज्जो को उसका नाम लेकर आवाज लगाता है। रज्जो घबरा जाता है। उसी समय बाबू समझ जाता है कि मामला अब खराब हो चुका है। दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं। पुलिस भी उनके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से बच के निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आगरा पुलिस स्टेशन में जयप्रकाश पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर सोलंकी से होती है। इंस्पेक्टर सोलंकी को हैरानी होती है कि दिल्ली में सूचना पहुंचने से पहले ही जयप्रकाश आगरा पहुंच गया। असल में जयप्रकाश पहले से ही बाबू का पीछा करते हुए आगरा आ चुका होता है। वह झूठ बोलकर मामला संभाल लेता है। यहाँ हमें समझ आ जाता है कि जयप्रकाश अब अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स की परवाह नहीं कर रहा होता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि वो बाबू को पकड़े। आगरा पुलिस हर जगह नाके लगाती है, लेकिन तभी जयप्रकाश कहता है कि ये लोग इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। इसके बाद वो एक नया प्लान बनाता है। पूरे शहर में घोषणा करते हैं कि बाबू और रज्जो शहर में है और वे बहुत ही खतरनाक अपराधी है। बच्चों को अकेला ना छोड़े और किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा ना करे। जयप्रकाश जानता है कि 2 अपराधी 50 पुलिस वाले से तो बच सकते हैं, लेकिन हजारों लोगों की नजरों से नहीं बच सकते। वहीं दूसरी तरफ बाबू और रज्जो एक सुनसान जगह पर छिपे हुए होते हैं। रज्जो लगातार डरा हुआ होता है, जबकि बाबू बिल्कुल आराम में दिखाई देता है। वह लोगों को मूर्ख बनाकर उनके घर में छिपने तक का इंतजाम कर लेता है। यहाँ हमें बाबू का आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसको लगता है कि पुलिस अभी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आगे हम देखते हैं कि जयप्रकाश और इंस्पेक्टर सोलंकी के बीच में बहस होने लगती है। सोलंकी नियम और कानून की बात करते हैं, लेकिन जयप्रकाश यहाँ काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पिछले कई दिनों से वे सिर्फ लाशें गिन रहे हैं। और वो ये भी बताते हैं कि जहाँ भी बाबू जाता है अपने पीछे केवल मौत छोड़ के जाता है। फिर वो अपने पिता की सीख याद करते हुए कहता है कि हर इंसान को किसी न किसी के लिए हीरो बनना पड़ता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जयप्रकाश अब सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहा, अब यह केस उसके लिए काफी ज्यादा पर्सनल हो चुका होता है। आगे हम देखते हैं कि बाबू और रज्जो दोनों ताजमहल के पास बैठे होते हैं। यह दृश्य बहुत ही दिलचस्प होता है। एक
एक तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत होती है तो वहीं दूसरी तरफ दो खूंखार अपराधी। बाबू रज्जो से कहते हैं कि पूरी समय ढूंढ रही है और हम यहाँ बादशाहों की तरह ताजमहल के सामने बैठे हैं। इसी जगह पर हमें पहली बार बाबू को थोड़ा भावुक होता हुआ दिखाया गया है। वह कहता है कि माँ उसको छोड़ के चली गई और मीना भी छोड़ के चली गई है, केवल रज्जो ही उसके साथ रहा है। रज्जो भी कहता है कि बाबू ने उसे जीना सिखाया है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि बाबू के अंदर भी इंसानियत बची हुई है, लेकिन यह भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकता। अचानक एक गार्ड उन्हें पहचान लेता है और वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसको चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों बाइक से भाग रहे होते हैं और उनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है। पूरे शहर में उनकी तलाश चल रही होती है। रज्जो बुरी तरह डर जाता है। वो बार बार बाबू से तेज चलाने के लिए कहता है, लेकिन अब पुलिस उनके बहुत ही करीब पहुंच चुकी होती है। भागते भागते दोनों रेलवे लाइन की तरफ पहुंचते हैं। उसी समय एक ट्रेन वहां से गुजर रही होती है। बाबू और रज्जो दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। पुलिस भी तुरंत ट्रेन के पीछे पहुंच जाती है। जयप्रकाश आदेश देता है, ट्रेन रोको। पूरी पुलिस ट्रेन में फैल जाती है। अब बाबू के बचने के लगभग सभी रास्ते बंद हो चुके होते हैं। पुलिस रज्जो को पकड़ लेती है। ट्रेन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाबू रज्जो को बचाने के लिए एक छोटी लड़की को पकड़ लेता है, उसके गले पर चाकू रख देता है। ट्रेन में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि अगर पुलिस एक गलत कदम उठाएगी तो उस लड़की की जान जा सकती है। अब जयप्रकाश और बाबू आमने सामने होते हैं। जयप्रकाश बाबू को बोलता है कि पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है और अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सब सुनकर रज्जो घबरा जाता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। रज्जो की बात सुनकर बाबू मानसिक रूप से टूट जाता है और पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। आगे हमें साहिल और सुमन के घटना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साहिल और सुमन रेडियो स्टेशन जाने के लिए घर से निकलते हैं। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। थोड़े ही देर में बारिश बहुत तेज होने लग जाती है। दोनों सोचते हैं कि दौड़ कर चले जाएंगे या फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे। उसी समय बाबू और रज्जो अपनी कार में आते हैं। वे बच्चों को बताते कि वे भी उसी दिशा में जा रहे हैं और उन्हें छोड़ देंगे। साहिल और सुमन पहले झिझकते हैं, लेकिन फिर उनके कार में बैठ जाते हैं। यही वह पल है जहाँ उनकी जिंदगी बदल जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। सुमन बताती है कि उसके पिता सेना में है और उनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा है। यह सुनकर बाबू के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वह सुमन की बालियों के बारे में पूछना शुरू कर देता है। सुमन अनकंफर्टेबल महसूस करती है। दोनों बच्चे बार बार कहते हैं कि उन्हें यहीं उतार दिया जाए, लेकिन बाबू मना कर देता है। अब माहौल काफी डरावना होने लगता है। जब रज्जो बच्चों को छोड़ने की बात करता है तो बाबू अचानक उस पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि जब वो बात कर रहा है तो कोई भी बीच में ना बोले। साहिल और सुमन डरने लगते हैं। वे दोनों दरवाजा खोलकर भागना चाहते हैं, लेकिन कार के डोर लॉक होते हैं। दोनों मदद के लिए चिल्लाते हैं। रज्जो भी बाबू से कहता है कि वो बच्चों को छोड़ दे, लेकिन बाबू किसी की भी नहीं सुनता। यहाँ से यह स्थिति किडनैपिंग में बदल जाती है। साहिल अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है। वह बाबू का सामना करता है। इतनी कम उम्र होने के बावजूद साहिल डर कर नहीं बैठता। यही कारण है कि पूरी सीरीज में उसे एक बहादुर बच्चे के रूप में दिखाया गया है। बाबू बार बार रज्जो को बच्चों पर हमला करने के लिए उकसाता है, लेकिन रज्जो हिचकिचाता है। उसे समझ आ रहा होता है कि वे मासूम बच्चे हैं। यहीं से पता चलता है कि दोनों अपराधी एक जैसे नहीं है। रज्जो अपराधी है, लेकिन बाबू जितना निर्दयी नहीं है। बाबू गुस्से में आकर हमला करने लगता है। स्थिति तेजी से बिगड़ने लग जाती है। सुमन अपने कान की बालियां तक उतार कर दे देती है और बोलती है कि ये ले लो, बस हमें जाने दो। लेकिन बाबू का मकसद अब सिर्फ चोरी तक नहीं है। उसके अंदर का हिंसा पूरी तरह बाहर आ चुका होता है। संघर्ष के दौरान साहिल को गंभीर चोट लगती है। सुमन अपने भाई को खून से लथपथ देखकर टूट जाती है। वह बार बार कहती है कि हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, बस हमें यहाँ से जाने दो। यह इस सीरीज का सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है। रज्जो घबरा जाता है। उसे महसूस होता है कि मामला हाथ से पूरी तरह निकल चुका है, लेकिन बाबू का डर कुछ और ही होता है। वह कहता है कि इन बच्चों ने हमारे चेहरे देख लिए हैं और इनके पिता सेना में है, इसलिए हम इनको जिंदा नहीं छोड़ सकते। यहीं पर बाबू पूरी तरह राक्षस बन जाता है। अब उसके लिए बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं बचती। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान समय में लौटती है। जयप्रकाश और पुलिस ने बाबू और रज्जो को गिरफ्तार कर लिया होता है। पूरा देश गुस्से में होता है। लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। हर तरफ एक ही नारा सुनाई देता है, हत्यारों को फांसी दो। जब इन दोनों दैत्यों को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है तो भीड़ उन्हें मार डालना चाहती है। पुलिस बड़ी मुश्किलों से उन्हें बचाती है। अदालत में इस केस की सुनवाई होती है और दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। केस खत्म होने के बाद जयप्रकाश के सीनियर उससे मिलते हैं। हालांकि उसने कई बड़े नियम तोड़े थे, लेकिन उसने इस केस को सुलझा दिया था। उसे आगे बढ़ने और परीक्षा देने का मौका दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो इंस्पेक्टर भी बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी राख वेब सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।